सुभाष जी बारोलिया से निवेदन है कि वो जब तक हमारे आज के कार्यक्रम जब तक लोग हेलो विराजमान मान्यवर गंगाराम जी खटीक से निवेदन रहेगा कि आप मंच पे आएं और मंच पे आके आज की बाबा साहब की जो 135वीं जो जयंती है उस महामानव के जीवन पे अपने शब्दों का जो है प्रकाश डालें। पंडाल में आने की कृपा करें। बाबा साहब की जीवनी पर आप तुरंत प्रभाव से प्यारे बच्चों सभी गेट पर खड़े मेरे भाई सभी अंदर आने की कृपा करें। आज जो साथियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 135वीं पर अपने सभी लोग मनाने का अच्छा धूमधाम से बाबा साहब का गुणगान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब एक ऐसा आदमी था जो गरीबों का मसीहा था और किसान दलित सारी समाजों का मसीहा था। और जिस बाबा साहब ने संविधान बनाया उस संविधान के मुताबिक दलित समाज को आगे बढ़ने का मौका मिला। ये बाबा साहब की रीति नीति का विचार था और बाबा साहब को दबाने की कोशिश बहुत की थी लोगों ने, फिर बाबा साहब किसी से नहीं दबे। क्यों नहीं दबे कि विद्वान थे, ज्ञान थे, उनको हर बात की कला थी। और जिस समय में आज तो लाइट बिजली पंखा गाड़ी घोड़ा सब था, उस जमाने में साथियों कोई लाइट नहीं थी, चिमनी का चालना या दिए का चालना होता था। इसलिए आम आदमी गरीब को पढ़ाने के लिए स्कूल में वो जाते थे। जिस समय दलित समाज का लोगों को ऊपर बैठने की जगह नहीं मिलती थी, उसको बाहर बिठाया जाता था। ये बाबा साहब की दीन है कि अपन लोगों को कुर्सी बिठाने का समय बाबा साहब ने दे दिया। एक उनकी जाति महार जाति में है, माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी राव। ये बाबा साहब की रचना है। और बाबा साहब की जीवनी तो बहुत लंबी है, आप लोग सब पढ़े लिखे विद्वान हो और इसको मनाने के लिए हम सभी लोग लग रहे हैं। पहले कोई नाम नहीं लेता था बाबा साहब का अपन को, और साथियों समय आ गया और एक समय ये भी आ गया कि अपने पास वो जो मोर है ना, इस मोर की वजह से अपने लोगों की कदर हो रही है। नहीं तो साथियों कोई कदर नहीं है अपने लोगों को। मैंने देखा है, मैं करीब 55 साल हो गया मुझे राजनीति के अंदर। जब यहाँ कुछ नहीं था साथियों, हमारे जी अमरलाल जी मेहड़ा अध्यक्ष थे, दयाराम जी वो मोची कोषाध्यक्ष थे, यहाँ सभी लोग थे और यहाँ कुछ नहीं था साथियों। उस समय में डॉक्टर साहब थे हमारे साथ में, कोई दीवार भी नहीं थी। हम लोग यहाँ आके कब्जा किया। कब्जा करने के बाद में धीरे धीरे आप लोगों का सबकी मेहरबानी, मैं जब चेयरमैन बना तो मैंने एक कमरा बनाया। ये जो लिखा है ना अम्बेडकर, क्या लिखा, पुस्तकालय। स्टार्टिंग में मैंने ये नीम, क्योंकि मेरे जितो सामान भी तो दी। और हमारे साथी ने एक हेडपंप बोला था, वो स्वर्गवास में था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, पर उससे नहीं लगा। मैंने उसको बार बार, भाई साहब हंस रहा है, उनको पता है कि बेटी का भावो तो कावड़ू कर दिया। तो साथियों ये है, समो आवे तो भाई में हर कोई बरसा दे। अब जो एमएलए आगा तो बांगा के घर 26 साल आ गया, तो सरकार को धन और अपनी मोर दे इज्जत बैठे समुदाय भवन बनागा। तो जिसके हाथ में काम हो है वो ताकत हो, तो दलित समाज आम जन का कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। गंगाराम जी खटीक का, जिन्होंने अपने उद्बोधन से बाबा साहब की जीवनी, उनका संघर्ष हम सभी के बीच में साझा किया। हम सभी को विदित है कि बाबा साहब आज एक वर्ल्ड वाइड महापुरुष हैं, जिन्हें पूरे संसार के अंदर बहुत ही उनकी विचारधारा से, उनके ज्ञान से उनकी एक पहचान है, जिसकी बदौलत आज हम उनको यह सभी बैठ के स्मरण कर रहे हैं। और बाबा साहब की दी गई विचारधारा
बाबा साहब का दिया गया जो ज्ञान है इस बात को प्रबल साबित करता है कि ज्ञान के आगे सभी नतमस्तक होते हैं। ये बात पूर्णतः सिद्ध है और आज इस बात की बड़ी जरूरत है कि समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार जहां कहीं भी ज्यादा फैला है, निश्चित रूप से उस समाज के अंदर ज्यादा जन जागृति और शिक्षा का बढ़ावा मिला है। क्या मंच पे आए और आप अपने जो अमूल्य विचार हैं बाबा साहब के जीवनी के रिगार्डिंग वो आप हमारे बीच में साझा करें। रमेश जी सूटा। सबसे पहले भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारत रत्न बाबा साहब जो एक महामानव, एक महान शिक्षाविद, एक अर्थशास्त्री, कानूनविद और एक सफल राजनेता थे को नमन करते हुए मेरे उद्बोधन की शुरुआत करता हूं। फूल लगा दो थोड़ा सा। हम क्योंकि सौभाग्य से मुझे पहले ही मौका मिल गया है तो मैं बाबा साहब की जीवनी शुरू से ही आरंभ करना चाहूंगा। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था और आप महार जाति से थे और आपकी जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा आपकी वही शासकीय स्कूल से हुई और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो एल्फिंटन कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी बॉम्बे से हुई। और कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में कभी ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है। तो बाबा साहब की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है 1913 में, 1913 में। 1930 में बड़ौदा के महाराज सियासी राव तृतीय आपने बाबा साहब की प्रतिभा को पहचाना और बाबा साहब की प्रतिभा को पहचानते हुए आपने अपने रियासत की तरफ से बाबा साहब को एक स्कॉलरशिप प्रदान की और उस स्कॉलरशिप थी 1913 से 1917 तक। 1913 से 1917 तक वो छात्रवृत्ति दी जानी थी और उस छात्रवृत्ति के बल पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमेरिका जाते हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आप मास्टर ऑफ आर्ट्स करते हैं और वहीं से आप पीएचडी करते हैं इकोनॉमिक्स में और उसके बाद 1970 में आपकी स्कॉलरशिप समाप्त हो जाती है। आप वापिस आते हैं और उसके बाद जहां बड़ौदा के महाराज ने आपको स्कॉलरशिप दी थी वहां ही आप सैन्य सचिव के पद पर कार्यरत हो जाते हैं। हाँ, यहीं से फिर एक नए युग की शुरुआत होती है कि आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हैं। आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के गेट पे ये देख करके आए हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आवर टाइम। और आप जब भारत में आके सैन्य सचिव के पद पर काम करते हैं तो आपको छुआछूत, भेदभाव और ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है। यहीं से बाबा साहब का जीवन बदल जाता है और आप वहां से नौकरी छोड़ देते हैं और बाबा साहब वापस जाते हैं लंदन और लंदन जाकर के आप डीएससी की पढ़ाई करके आते हैं, डॉक्टरेट इन साइंस करते हैं। वहीं से आप एलएलडी करते हैं, वहीं से आप लॉ करते हैं ग्रेस इनसे और आप वापस भारत में आते हैं और यहाँ आकर के फिर देखते हैं कि हमारे लोगों की स्थिति वही है। यहाँ से एक प्रश्न खड़ा होता है कि बाबा साहब इतने महान कैसे हो गए, ये कौन से कारनामे बाबा साहब ने किए कि बाबा साहब जो है वो इतने महान हो गए उस समय में। तो देखिए, बाबा साहब जब भारत में वापस आते हैं तो जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत का स्तर वही का वही है। अब बाबा साहब निर्णय लेते हैं कि मैं मेरे समाज को वो समानता, वो स्वतंत्रता, वो स्थान दिला करके रहूंगा। और बाबा साहब उसके लिए सबसे पहला जो आंदोलन करते हैं 1927 में,
1927 में बाबा साहब पहला सत्याग्रह करते हैं और उस सत्याग्रह का नाम है महाड़ सत्याग्रह। लगभग 5000 लोग उनके साथ थे। आप कल्पना कीजिए हमारे साथ की होगी। बाबा साहब 1927 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ गांव में जाकर चौधर नामक तालाब पर 5000 लोगों के साथ तालाब में उतरते हैं और पानी पीते हैं। और पानी पीने के बाद ये कहते हैं कि हम इस पानी को नहीं पीते तो भी मर नहीं जाते, और पहले भी मरे नहीं थे। बात समानता की है। बात ये है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी पानी पीने का अधिकार है। हमारे इस यहाँ घूमने वाले कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, पशु पानी पी सकते हैं। दलितों के पशुओं को पानी पीने की छूट है इसमें, पर दलित आदमी को इसमें पानी पीने की छूट नहीं है। इस बात के लिए हमने ये सत्याग्रह किया। उसके बाद ये आंदोलन यही खत्म नहीं हो जाता है बाबा साहब का। 1927 में सत्याग्रह करने के बाद जो स्वर्ण जातियां थी वो बाबा साहब और जो जितने भी अनुयायी थे उनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर देती है। और वो केस भी एक दिन में नहीं निपट जाता है जी। 1937 में 10 सालों के संघर्ष के बाद कोर्ट फैसला देता है कि ये ठीक था, इन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए था, ये सही थे उतर के पानी पिया, तो ये गलत नहीं थे। यहां से बाबा साहब को एक नई ऊर्जा मिलती है और बाबा साहब उसी महाड़ सत्याग्रह के दौरान एक और सत्याग्रह करते हैं मनुस्मृति को जलाने का। और 1927 में ही बाबा साहब मनुस्मृति की प्रति को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? कोई किसी किताब को 2200 साल पहले लिखी गई थी मनुस्मृति, और हमें सबको बताया गया कि हम सब मनु की संतान हैं। जैव विकास, जीव की उत्पत्ति और जैव विकास में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये सब मनु की संतान है, परंतु 2200 साल पहले लिखी गई मनुस्मृति में बताया कि ये सब मनु की संतान है। और मनु ने एक पुस्तिका, एक धर्म ग्रंथ लिखा 2200 साल पहले, जिसका नाम था मनुस्मृति। और उसमें लिख दिया गया, 4 वर्ण स्थापित कर दिए गए, और उस 4 वर्णों में ये लिख दिया गया कि ये ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, क्षत्रिय योद्धा, वैश्य व्यापारी और शूद्र शूद्र। इसका काम सिर्फ ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना है। ये ना धन अर्जित कर सकता है, ना कोई शिक्षा अर्जित कर सकता है, ना कोई सम्मान प्राप्त कर सकता है। इसका काम जो है सिर्फ और सिर्फ इन सब की सेवा करना है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसे किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं मानता। और 1927 में बाबा साहब दूसरा सत्याग्रह करते हैं और मनुस्मृति का दहन करते हैं। और फिर मनुस्मृति के सफल दहन के बाद बाबा साहब को नई ऊर्जा मिलती है और एक नए सत्याग्रह के लिए तैयार हो जाते हैं 1930 में। और बाबा साहब 1930 में 2 सफल सत्याग्रहों के बाद एक सफल सत्याग्रह और करते हैं, उसका नाम है नासिक सत्याग्रह। इस बार बारी थी महाराष्ट्र के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की। हालांकि लोगों ने पत्थर मारे, दरवाजे बंद कर दिए, परंतु बाबा साहब उन हारने वालों में नहीं थे और उन्होंने कालाराम मंदिर में प्रवेश किया। और उन्होंने वहां भी यही कहा, कोई मंदिर में हम रोज प्रवेश नहीं करने वाले हैं, कोई विशेष लगाव नहीं है मंदिरों से, हमें तो ये साबित करना है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी समानता का अधिकार दिया जाए। हमें कोई ज्यादा रुचि नहीं है मंदिरों में, पर हमें ये बात साबित करनी है कि हम भी इंसान हैं। बता देना मेरे को जब जरूरत हो, ठीक है। और यहीं से महानता की शिखर पर चढ़ते चढ़ते और अब बात आती है भारतीय राज व्यवस्था की। जो बात मैं पहले कह के चला था कि बाबा साहब इतने महान कैसे हो गए कि छोटी छोटी अवधारणाएं बना रखी है सबने
कि बाबा साहब ने इनके लिए ये कर दिया, आरक्षण दे दिया, ये तो इनके नेता है और ये झंडा लगा सकते हैं। तो ऐसी अवधारणाओं को छोड़िए। किसी भी महापुरुष, चाहे भगत सिंह है, विवेकानंद है, जिनको भी आप जानना चाहते हो उनके साहित्य को पढ़िए जी। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको पढ़िए। तो मैं आता है, उसका नाम है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन भारत में किस लिए आया था? साइमन कमीशन आया था भारत में संवैधानिक सुधारों के प्रयास के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि डेमोक्रेसी कभी ना कभी और जो भारत में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे उनकी समस्याओं का सुनने के लिए भारत में आया था। परंतु साइमन कमीशन का आते ही भारत में विरोध हो गया। क्यों हो गया विरोध? क्योंकि उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, और जो नहीं थे, जिनको थोड़ी बहुत जानकारी थी, उनके लिए भ्रम फैला दिया गया कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं है, ये हमें जबरदस्ती से गुलाम बनाने की एक और चाल है, और साइमन कमीशन को वापस भेज दिया गया। सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 से 30 जनवरी 1931 तक लंदन में। और गोलमेज सम्मेलन के बारे में यहाँ भी मेरे बहुत से विद्वान साथी, पढ़े लिखे शिक्षाविद बैठे हैं। हमने किताबों में इतना ही पढ़ा था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे महात्मा गांधी। उसके बाद गोलमेज सम्मेलनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं, मुझे मौका मिला है, जब तक जो प्रखर विद्वान वक्ता नहीं आए तब तक मैं मेरी वाणी चलाए रखूं। तो बात यह थी कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में, उस सम्मेलन का मूल उद्देश्य था कि अलग अलग समुदायों के जो लोग थे उनके प्रतिनिधि यहाँ आए लंदन में, और वो अपने सुझाव दे कि वो आगे जो संविधान बनना है उसमें क्या चाहते हैं। तो जानकारी के लिए बता दो कि उसमें अकेले डॉक्टर अंबेडकर नहीं गए थे, उसमें 89 जनप्रतिनिधि गए थे, जिनमें से सभी भारतीय राजा, सभी रियासतों के राजा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन्ना, सरदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर संपूर्ण सिंह, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, और 16 जनप्रतिनिधि उसमें ब्रिटेन के थे और 73 भारत के थे। तो 89 प्रतिनिधि थे। अब हम यहाँ कह देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां अकेले गए थे जी, और जाकर के उन्होंने वहां पे कोई बात रख दी और उन्होंने मान ली। नहीं, 79 डेलीगेट्स थे, पढ़े लिखे विद्वान लोग। उन्होंने मैकडोनाल्ड के सामने जाकर के क्या कहा? सिखों ने कहा हम अल्पसंख्यक हैं, हमें हमारे अधिकार दे दीजिए, पृथक निर्वाचक मंडल दे दीजिए। मुस्लिमों ने कहा हम भी अल्पसंख्यक हैं, हमें हमारे अधिकार दे दो, हमारा निर्वाचक मंडल दे दो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हम हिंदू हैं, पर मैं ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदू समाज में हमारी जो दयनीय स्थिति है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। मेरे समाज के पास, मेरा समुदाय है वो अधिकारों से वंचित है, उसकी स्थिति पशुओं जैसी है। मैं ये जोर देके कहता हूं कि मेरे समाज को हिंदू समाज से अलग करके अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे करके और पृथक निर्वाचक मंडल दे दीजिए। बस यहां बात अड़ जाती है, क्योंकि जब बाबा साहब पृथक निर्वाचक मंडल की बात करते हैं और हिंदू धर्म को अपने से अलग करने की बात करते हैं, तो उस समय देश में एक और महान आत्मा थी जिनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। हाँ जी, उनका नाम था महात्मा गांधी। और उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। तो पहला साइमन कमीशन, पहला गोलमेज सम्मेलन इसलिए विफल हो गया क्योंकि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और उसी बीच एक अंग्रेज अधिकारी इरविन गांधी जी से मिलते हैं जेल में और उनसे कहते हैं वो गोलमेज सम्मेलन आपके बिना कामयाब नहीं हो सकता। वहां तो अंबेडकर जी ने आपसे पृथक होने की बात करती है। तो गांधी जी को जेल से रिहा किया जाता है और गांधी जी के जितने साथी हैं उनको रिहा किया जाता है, और गांधी जी को इस बात के लिए वचनबद्ध किया जाता है कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लोगे।
तब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। और ये 7 सितंबर 1931 से फिर 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फिर वही बात कहते हैं, किसी को कुछ भी दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और पृथक समुदाय बना दो। वहां गांधी जी अड़ जाते हैं, मैं मर जाऊंगा पर मैं इस समुदाय को हिंदू समुदाय से अलग तो मैं कदापि नहीं होने दूंगा, मैं मर जाऊंगा। और फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी विफल हो जाता है, गांधी जी वापस जेल में आके फिर अनशन शुरू कर देते हैं। इसके बाद 26 सितंबर को पूना पैक्ट होता है। गांधी जी जब आमरण अनशन कर देते हैं, मरने की स्थिति आ जाती है, देश के जितने भी उस समय राजनेता थे, महान विद्वान थे, वो कहते हैं कि गांधी जी मर गए तो देश में हाहाकार मच जाएगा और अम्बेडकर जी आपका बचना भी मुश्किल हो जाएगा इस हाहाकार में, आप ये जिद त्याग दीजिए। तो क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपनी जिद त्यागनी पड़ी। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा फिर भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो 71 सीटें विधानमंडलों में थी, उसको बढ़वा करके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 148 कर दी। और वो 148 सीटें दलितों के लिए उस समय निश्चित कर दी। और उन्होंने कहा यही नहीं रुकूंगा मैं मेरे समाज के लिए शिक्षा, रोजगार और विधायी तीनों स्थितियों में मेरे को कुछ न कुछ स्थान रिजर्व चाहिए। तो उन्होंने कहा जरूर। उसके बाद आता है 1935 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि भारतीय संविधान का आधार है। उसमें इन सभी अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान का आधार तैयार किया जाता है। तो यही से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान बनते हैं अपने समाज के लिए और इस देश के लिए। हाँ जी, बहुत कुछ है महानता को प्रदर्शित करने के लिए, पर मैं विद्वानों के बीच मेरे को इतना समय मिला, इसके लिए भी मैं नवयुग संघ का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। समय मिलता तो मैं अभी शुरू हुआ था, जरूर मैं कुछ बोलता, पर चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी सुड्डा का, जिन्होंने अपने उद्बोधन में बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे बीच में साझा की और बहुत ही विस्तृत प्रकाश डाला है बाबा साहब की जीवनी और संघर्ष को लेकर के। इसी बीच हमारे बीच में अतिथि गणों के बीच में जो पधारे हैं उनकी मैं बताना चाहूंगा। मान्यवर रामस्वरूप जी लीला वरिष्ठ व्यापारी हमारे बीच पधारे हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है जोरदार तालियों से। रमन जी बागला नवनियुक्त अध्यक्ष और धर्मशाला, आपका भी अभिनंदन है सर। मान्यवर अरविंद जी जोशी पूर्व वाइस चेयरमैन पीलूंगा, आपका भी सर बहुत बहुत अभिनंदन है जोरदार तालियों से। नगर मंडल अध्यक्ष मान्यवर हनीश जी ग्रोवर हमारे बीच पधारे, इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। मान्यवर दीपक जी कामरा, जसवंत जी सोनी, पार्षद श्रवण जी राजपुरोहित, इंद्रजीत नंदीवाल, संपत सिंह जी भाटी एंड ठाकर राम जी तंवर, आप सभी महानुभावों का आज के कार्यक्रम में पहुंचने में आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और साधुवाद। और अभी जो रैली के माध्यम से जो साथी हमारे बीच पधारे हैं उनका भी डॉक्टर अंबेडकर नवयुग संघ पीलूंगा कार्यकारिणी की तरफ से आपका बहुत बहुत साधुवाद आभार और अभिनंदन है सर। आ चुके हैं हमारे मान्यवर विधायक महोदय मान्यवर विनोद जी गोटवाल हमारे बीच पधार चुके हैं, तो जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन। अगले सभी पहले तो मैं साथी गणों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो पंडाल में कुर्सियां लगी हुई हैं, आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और पुणे से मान्यवर विधायक महोदय विनोद जी गोटवाल का जोरदार तालियों से अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में पूरा विश्व जो है, पूरे भारत में जो है बाबा साहब की 135वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। आप इस कार्यक्रम में पहुंचे, पुणे से पहुंचे हुए सभी मातृशक्ति का, युवा शक्ति का आपका बहुत बहुत आभार और साधुवाद। और बहलोल नगर और कालीबंगा से जो टीम हमारे बीच पधारी है उनका भी संघ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। जय भीम, जय भारत।
और हमारे बीच में मुस्लिम यूथ वेलफेयर सोसाइटी पीलुंगा के कुछ पदाधिकारी पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत आभार अभिनंदन है। यूनिसी नागरा, बसर अली, हसन खां, फिरोज खां, महबूब अली, अजीजी नागरा, आप सभी का बहुत बहुत आभार और साधुवाद। अब मैं मंच पे जो है अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ऊर्जावान साथी नगर मंडल अध्यक्ष मान्यवर हनीश जी ग्रोवर से कि आप मंच पे आए और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। हनीश जी ग्रोवर। प्रथम आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न 135वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, उनको श्रद्धा सुमन। आज मुझे मंच पर बुलाया गया है तो मैं एक विधि का क्षेत्र में काम करने वाला अधिवक्ता के तौर पर, व्यावसायिक तौर पर कार्य भी करता हूं, तो अंबेडकर जी के योगदान को हमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जिस संविधान के निर्माण में उनकी मुख्य भूमिका रही उसी संविधान के तहत हम दिन रात काम करते हैं और लोगों को न्याय की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यवस्था हो उसमें बहुत से दोष समय अनुसार पैदा होते हैं। उस दोष को निपटने के लिए जो दूरदृष्टि उनमें थी, जिन्होंने जिस संविधान की रचना की, जिसमें उन्होंने योगदान दिया, उन्हें पता था कि आने वाले वक्त में किस तरह की समस्याएं आने वाली हैं और किस तरह का अव्यवस्था इस देश में समय समय पर आती रहेगी। इतनी बड़ी दूरदृष्टि की आपको पता है, आज भी 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, उसी संविधान के तहत इस देश में कार्य होता है। जो मूल भावना है वही रहती है, संशोधन होते हैं पर समय अनुसार जो जरूरत है उसी हिसाब से होते हैं। जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमें जितनी शांति से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में अन्य कोई देश है जहां इतनी शांति से और इतने सुकून से आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं, आप अपनी सहमति दर्ज करवा सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा देश भारत ही है और भारत को भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान भीमराव अंबेडकर का है। जो उन्होंने संविधान की रचना की, जो कानून की रचना की, जिसके हिसाब से ये देश आज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कानून का राज है, किसी व्यक्ति विशेष का राज नहीं है। और वो राज बनाने वाला एक ही व्यक्ति था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपसे चाहूंगा कि सदा हमारे साथ उनको अपने जो विचार हैं हमारे जीवन में आत्मसात करें और इसी तरह से उनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए अपने जीवन में कार्य करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर हनीश जी ग्रोवर, जिन्होंने अपने उद्बोधन में बाबा साहब की जो विधि का प्रारूप उसके बारे में हमारे बीच में साझा किया। निश्चित रूप से बाबा साहब के द्वारा दिया गया जो संविधान है वो पूरे भारतवर्ष को एक जुट बनाए रखने में, संजोए रखने में अपना महती योगदान रखता है। और निश्चित रूप से आज जो भारतवर्ष है वो बाबा साहब के दिए गए संविधान के अनुसार जो संचालित हो रहे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर नवयुग संघ की कार्यकारिणी से मेरा अनुरोध रहेगा, डॉक्टर अंबेडकर नवयुग संघ पीलुंगा की कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों से करबद्ध अनुरोध रहेगा कि आप मंच की ओर प्रस्थान करें। और मैं एक बालिका है उसको मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। अपनी एक छोटी सी जो है कविता लेके हमारे बीच में उपस्थित हो रही है। छात्रा का नाम है मोनिका। मंच पे आए और अपनी जो एक कविता है वो हमारे बीच में साझा करें। मोनिका। मंजिल, आंखों में मंजिल और हाथ में किताब रखती हूँ। मैं जो कुछ भी आज हूँ तो वो हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। तो सबसे पहले मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, माताओं, बहनों और मेरे शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार और आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोनिका पुत्री श्री नेत्रोंवाला से आपके सामने एक छोटी सी खुद की कविता प्रस्तुत करूंगी। तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जो आज मैं आपके सामने माइक पकड़कर कुछ बोलना चाह रही हूँ तो वो ये सब डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर की वजह से ही संभव हुआ है। पहले किसी औरत को ये हक नहीं था कि वो चार दीवारी से बाहर आए, किसी को ये हक नहीं था कि वो खुद। लेकिन आज महिलाएं आप देख रहे हैं कि जो जमीन से लेके आसमान तक अपना दबदबा बना रही है, जो हर बात अपनी निर्भर खुद है अपने पैरों पर, वो सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हुई है। तो मैं उनको हमेशा अपना भगवान मानती हूँ और हमेशा उनको प्रेरणादायी मानती हूँ। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप भी, खासकर महिलाएं, आप वर्त की कहानियां पढ़ने से अच्छा है कि हमें संविधान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा कह सकते हैं कि माध्यम है या साधन है जो हमें नीचे से लेके ऊपर तक उठा सकता है। अन्यथा कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें ऊपर उठाने में मदद कर सके। शायद हमारे घर वालों ने भी इतने अधिकार ना दिए हों, शायद हमारे समाज ने भी और हमारे धर्म ने इतने अधिकार ना दिए हों जितने अधिकार हमारे संविधान सभा ने दिए हैं। तो उनको मैं मेरी तरफ से धन्यवाद कहती हूँ और हमेशा उनको प्रेरणादायी स्रोत मानती रहती हूँ। तो मेरी कविता की लाइन कुछ इस प्रकार है। कलम का बादशाह कि कलम की ताकत देखो कितनी है, जिसने इसका हक दिखलाया, सोचो सोच उनकी कितनी है। सोच से उसकी लगता है कि कलम के लिए वह भी तरसा होगा, सिर्फ एक बार फूल खिलने के लिए 1000 बार मुरझा होगा। सारा समाज ठहरा अमीरों का, गरीब दलित वह एक था, मुसीबत तो करोड़ों में उनके, पर लक्ष्य तो एक था। अमीरों के साए में गरीब की चीखें तो आनी ही थी, शहद की तरह समाज को मीठा न लगने लग जाए, उस पर मधुमक्खियां तो भिनभिनानी ही थी, कि उस पर मधुमक्खियां तो भिनभिनानी ही थी। इल्जाम तो उस पर भी लगे थे, ताने तो उस पर भी कसे गए थे, बीच में ठोकर उन्होंने भी खाई, जिस रास्ते पर वो अकेले गए थे, जिस रास्ते पर वो अकेले गए थे। पर उन्होंने भी सोचा कि एक कोशिश और की जाए, शायद कोशिश से बिगड़ा समाज सुधर जाए। ये जन्म तो मेरा संघर्ष में बीता, पर आगे आने वाला परिवार तो सुख से जी पाए, कि आगे आने वाला परिवार तो सुख से जी पाए। अब कितने ही मेरे सामने तूफान आ जाए, अब उन तमाम तूफानों से मैं लड़ जाऊंगा। जितना सामान अमीरों का है, उतना मैं दलितों को भी दिलवा कर रहूंगा। जिस समाज में लोग कहते हैं कि नारी कुछ नहीं, जिस समाज में लोग कहते हैं कि नारी कुछ नहीं, उन नारियों को मैं पुरुष के समान खड़ा करके दिखलाऊंगा। जो मानते हैं कि ये देश पुरुष प्रधान है, जो मानते हैं कि ये देश पुरुष प्रधान है, उस देश को मैं नारी प्रदान करके दिखाऊंगा, उस देश को मैं नारी प्रदान करके दिखाऊंगा। वही देश कहाँ तक ये और कहाँ तक उनकी सोच, उनकी हर सोच को मैं आईना दिखलाऊंगा। मैं सिर्फ कहता ही नहीं, हकीकत को भी मैं सिर्फ कहता ही नहीं करके भी दिखलाऊंगा। हकीकत है कि जब जिंदगी है तो मुसीबत भी होगी, आसानी से नहीं जी जाएगी, थोड़ी परेशानी भी होगी। पर मैं कहता हूँ कि एक ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें अपनों से ज्यादा संविधान की जरूरत होगी, जब तुझे संविधान की ज्यादा जरूरत होगी। जब कुछ न नजर आएगा रास्ता नजर, तब मोनू की ये कविता जरूर याद होगी, तब मोनू की ये कविता जरूर याद होगी। तो धन्यवाद आप सभी को। मैं यही कहना चाहूंगी, जय भीम जय भारत, और संविधान को जय भीम जय भारत। आवाज ही नहीं है, दम ही नहीं है। जय भीम जय भारत। कहानी नहीं है क्या मेरे? दोबारा बोलो। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। उद्बोधन में उतना जो हर्षोल्लास होना चाहिए। जय भीम, जय 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 भीम। हमारे माननीय विधायक मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बाबा साहब के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करके बाबा साहब को जो है, साथ में अध्यक्ष महोदय से निवेदन रहेगा, आप सभी अतिथि गणों से मेरा निवेदन है कि बाबा साहब के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर छिंद्रपाल कौर, वाइफ ऑफ स्वर्गीय ओम प्रकाश जी बेगड़, पीलीबंगा से, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर नवयुग संघ को
8,000 रुपये लाइब्रेरी हेतु भेंट किए हैं और 2,000 रुपये आज के कार्यक्रम के लिए भेंट किए। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन इनकी इस नेक कार्य के लिए। पूरे भारतवर्ष में आज बाबा साहब की सही जाओ दोबारा हो आइए देख के कैमरा का आराम सही भी अब मैं अगले वक्ता की कड़ी में मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा इंजीनियर अशोक कुमार जी मान्यवर से निवेदन कि मंच पे आए और अपना जो सार गर्भित उद्बोधन बाबा साहब की जयंती पे हमारे बीच में साझा करें। मान्यवर अशोक कुमार जी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम हर एक जयंती को हर एक मोटिवेशन के साथ में हर एक बार हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। हम हर बार पिछली बार से और अच्छी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। हमें इस चीज से अगर हम थोड़ा रिलेट करें, हमारी जो पर्सनल लाइफ है उससे हम इसको रिलेट करें, थोड़ा सा जोड़ें, तो आप शिक्षा, बाबा साहब का जो पहला नारा था शिक्षा को बढ़ावा, हमारे बीच कार्यक्रम के ताली से अभिनंदन। कानका तोला मजदूर यूनियन के अध्यक्ष मान्यवर मोतीलाल जी हमारे बीच पधार चुके, इनका भी जोरदार ताली से अभिनंदन। और पत्रकार यूनियन से प्रेम कुमार जी हमारे बीच पधार चुके हैं, इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। पहुंचे हुए महानुभावों से अनुरोध है कि आप बाबा साहब के चित्र के सम्मुख जो है पुष्प अर्पित करके सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारे बीच में पूर्व पार्षद महोदय, वर्तमान पार्षद महोदय प्यालाल जी मावर पधार चुके हैं, इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन है। बाबा साहब की इस 135वीं जयंती पे हमें हर बार एक नारा सुनने को मिलता है। हमेशा हम आर्टिकल उनके पढ़ते हैं, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको आर्टिकल अनुच्छेद का, संविधान का ज्ञान है, नॉलेज है। संविधान को बढ़ावा देने का एक नारा है, शिक्षा का एक नारा है। ये शिक्षा हमें जन जागरूकता के ओर लेके जाती है। समाज के लिए अगर अच्छे काम करने हैं, समाज को अगर अच्छी दिशा में लेके जाना है तो शिक्षा को बढ़ावा देंगे हम। बाबा साहब की इस बात पर चलकर हम नशे के विरुद्ध जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उन कार्यक्रमों में हम भाग लेंगे। शिक्षा, मैं बार बार इस शब्द को मैंने कई बार बोला है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। ये शिक्षा एक मंच है, इतना एक अच्छा मंच है जो आपको अपना परिवार चलाने से लेकर पूरे समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम ये शिक्षा करती है। ये शिक्षा ही है जिसकी बदौलत बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। आज बाबा साहब हमारे लिए संविधान लिख के गए, पर मुझे ये देख के बड़ा ऐसे अंदर एक पीड़ा होती है अंदर कि भाई अगर आप आरएएस की तैयारी करते हो, आईएएस की तैयारी करते हो, उस टाइम हर एक बच्चा संविधान पढ़ता है। आप अपने दैनिक जीवन में हर एक बच्चा अगर 10वीं क्लास पास है, उसको पढ़ना आता है, वो संविधान क्यों नहीं पढ़ता है? संविधान की जो एक किताब कंपलसरी साथ में होनी चाहिए, जैसे हिंदी इंग्लिश की किताबें कंपलसरी होती है, तो संविधान की एक किताब कंपलसरी ऐसी लगे जिससे बाबा साहब के जो विचार हैं, विचार तक पहुंचने के लिए तो बड़ी गहराई से हमें जाना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। पर उससे पहले हमें बाबा साहब को जानने के लिए जो हाथ में किताब लेके हमेशा वो खड़े होते हैं, जय संविधान जिस पे लिखा होता है, उस संविधान के आर्टिकल, अनुच्छेद वो हमें पता होने चाहिए। अगर हमने हमारे हक की आवाज उठानी है, अगर हमने कहीं जाकर खुद को शिक्षित बताना है, तो देश में सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो देश का संविधान है। देश को एकत्रित करने का अगर कोई ढांचा है तो वो देश का संविधान है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अच्छी बात है, बाहर डीजे चल रहे हैं,
हम खुश हो रहे हैं। इस जयंती का कोई अर्थ हम निकाल के आज जाएंगे, हमें पता है पीछे भी जो लोग समझदार होते हैं वो समझ के चले जाते हैं, पर जो बाकी आते हैं वो नाच गाना करके या यार दोस्तों में मिलके वापस चले जाते हैं। उस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप इस बात को फिर गौर से समझो, जो शिक्षा वो नशे को खत्म नहीं कर सकती तो नशे को कम कर सकती है। आप इस बात पे गौर रखो कि जो संविधान है वो हमें एकत्रित करने का काम करेगा, नशे को दूर करने का काम करेगा, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक नई दिशा हमें मिलेगी, एक नया जुनून हमें मिलेगा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत लाभान्वित किया। अब मैं मंच पे आज के कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए ग्रामीण अंचलों से जो युवा शक्ति पहुंची है जन चेतना रैली हेतु, इसमें खरलिया से, लिखमीसर से, 19 एसपीडी से, बड़ौपल से और बैलोनगढ़ से आप सभी का बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से हाथों और धन्यवाद। पूरी टीम का धन्यवाद जो अपनी जो है टीम को साथ लेके यहाँ पहुंचे हैं। अब मैं जिन दानदाताओं ने आज की इस जयंती समारोह के लिए जो अपना सहयोग राशि प्रदान किए हैं उनके नाम मैं बताना चाहूंगा। सुभाष चंद्र जी बारोलिया 1000 रुपये, अम्बेडकर नवयुग संघ 34 एसटी जी 2100 रुपये, रामस्वरूप जी गोयल अध्यापक 500 रुपये, रेवताराम जी भटवाल रामपुरा से 200 रुपये, भागीरथ जी मांड्या अध्यापक 1000 रुपये, गंगाराम जी खटीक पूर्व चेयरमैन 200 रुपये, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी 500 रुपये, दिलीप सिंह जी लाखोटिया 1000 रुपये, बाबूलाल जी मीणा 500 रुपये, तुलसी राम जी पेलीवंगा 500 रुपये, कानाराम जी कटारिया 500 रुपये, राम कुमार जी सीला 1000 रुपये, आदराम जी ढाल प्रधानाचार्य 1000 रुपये, राम कुमार जी गलोटिया 500 रुपये, ठाकर राम जी एडवोकेट 1000 रुपये, सुरेश कुमार जी प्रधानाचार्य 1000 रुपये, राजेंद्र कुमार जी पट्टीर एडवोकेट 1000 रुपये, रामस्वरूप जी लीला पीलीवंगा से 1100 रुपये, रमेश लाल पूर्व अध्यक्ष 1100 रुपये, हंसराज जी चौहान 1100 रुपये, जगदीश जी प्रसाद डगला 500 रुपये, प्रिंस रेगर 100 रुपये, छिंद्रपाल कौर 10,000 रुपये, 8,000 रुपये लाइब्रेरी हेतु, 2,000 रुपये जयंती समारोह हेतु जोरदार ताली से अभिनंदन। वेद प्रकाश जी पटेल 500 रुपये, पूर्णराम जी भार्गव 500 रुपये, आदराम जी कालवा 500 रुपये, रमन जी बागला अध्यक्ष अरोड़वंश धर्मशाला 1100 रुपये, अरविंद जी जोशी पीलीवंगा 1100 रुपये, रमेश कुमार जी सुड्डा अध्यापक 500 रुपये, कृष्णलाल जी पटीर 100 रुपये, धर्मपाल जी भरनावा 1000 रुपये। आप सभी मानवों का बहुत बहुत धन्यवाद इस जयंती कार्यक्रम में अपना सहयोग देने के लिए। अब मैं समय काफी हो चुका है, अब मैं मंच पे अगले वक्ता को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मान्यवर विधायक महोदय विनोद जी गोटवाल से, क्या मंच पे आए और बाबा साहब की 135वीं जयंती पे अपने मुखारबिंद से जो है हमें जो है लाभान्वित करें। मान्यवर विधायक महोदय विनोद जी गोटवाल, जोरदार तालियों से अभिनंदन सर का। साहब को नमन। 135वीं जयंती के अवसर पे मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, युवा साथी और यहाँ के अध्यक्ष जी, तमाम पूरी टीम और ग्रामीण अंचल से भी आए हुए सभी साथी, युवा साथी, पूर्व के सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। शिक्षा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, और जितना अपने बाहर जाएंगे, बाहर निकलेंगे इस जंजाल से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जिस तरीके से कल भी एक जगह स्पीच में बोला था कि 2 शख्सियत ऐसी है वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने एक कलम से, अपनी मेहनत से बहुत से लोगों को आजाद कर दिया बेड़ियों से। यूएसए के राष्ट्रपति बने थे अब्राहम लिंकन। हमेशा मैं गौर करता हूँ, पढ़ता हूँ उनकी बुक पढ़ी, क्योंकि जब 278 से चुनाव हारा मैंने, तो मुझे लगा कि दुनिया खत्म हो गई। 2-3 महीने
कि दूसरा चुनाव था और मैंने अब्राहम लिंकन की जीवनी को पढ़ा। उसने इतना संघर्ष किया उस व्यक्ति ने, सोच ही नहीं सकते। और वो व्यक्ति जो जाकर के राष्ट्रपति बनता है, और उस व्यक्ति ने दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा के बारे में आप अब्राहम लिंकन को पढ़ोगे तो पढ़ना आप क्या होती थी दास प्रथा। एक परिवार को चौक पे ले जाकर के उसकी बोली लगाई जाती थी। बेटे को कोई ले गया, बेटी को कोई ले गया, बाप को कोई ले गया, माँ को कोई ले गया। उनको बेड़ियों में डाल के काम करवाया जाता था। उस प्रथा का अंत करने वाला व्यक्ति था अब्राहम लिंकन। और ऐसी जनता का एक देवता हमारे बीच में आता है, हमें बहुत सी बेड़ियों से आजाद करके जाता है। वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत सी बुक्स पढ़े होंगे, मैं आज बुक का नाम नहीं लूंगा, वो भी मैंने पढ़ी है। महिलाओं को घर के आंगन से बाहर नहीं जाना, वो भी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। बुक्स सारी पढ़ो, जिसमें से कुछ सार कर भी अपने लगे वो ग्रहण कर लो, बाकी को छोड़ दो। उस बुक में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, मैं उसकी बुराई भी नहीं करना चाहता, नाम भी नहीं लेना चाहता। और कई पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो मुझे पसंद भी नहीं। इसलिए सभी बुक्स पे ध्यान दें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें। और मैंने भी जब से आपने आशीर्वाद दिया, लाइब्रेरियों का कर्म जारी है और 34-35 के आसपास लाइब्रेरियां खोल दी हैं। आगामी भी मेरी मंशा है कि हर ग्राम पंचायत पे एक लाइब्रेरी हो, जो हमारी बच्चियां जो बाहर नहीं जा पाएं। और नशे की प्रवृत्ति के बारे में भी हमारे युवा साथी एक बात कर रहे थे। हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर वॉलीबॉल ग्राउंड हो, आर्चरी के गेम्स हो, हॉकी के गेम्स हो, जितने भी गेम्स हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि वो लोग ऐसा कर गए, ऐसे कर गए, तो उन्होंने उस टाइम मेहनत की होगी। हर एक व्यक्ति को 20 साल के बाद कुछ न कुछ मिलता है, 20 साल मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कई बार कहते हैं हम एक नंबर से रह गए, किस्मत खराब थी। किस्मत नहीं, उस व्यक्ति ने जो आपसे आगे निकला है शायद आपसे 5 साल ज्यादा मेहनत की होगी। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि समय भी काफी हो गया, शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि जो बाबा साहब का जो आपने जो पढ़ लेता है बाबा साहब का, ग्रोवर साहब ने भी बात रखी है कि हम संविधान के दायरे में सारे हैं। जो जीवित है वो तो है ही है। हर एक चीज की सुरक्षा की गारंटी हमारे संविधान ने दी है, उनकी सुरक्षा की भी गारंटी खुद ने ले रखी है। इसलिए हर एक चीज का हर एक सिस्टम बना करके गए हैं संविधान के अंदर। कोई जाति पाति नहीं, किसी के साथ अन्याय होता है तो बाबा साहब का संविधान ही उस व्यक्ति को बचाता है, चाहे किसी समाज का हो। इसलिए ये सर्व समाज के हैं। जो जितना इनसे दूर जाता है वो दूर चला जाता है, जो इनके नजदीक आएगा, पढ़ेगा इनको, तो वो इनके पास आएगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहाँ भी ग्रामीण अंचल से हमारे काफी लोग बाग आए हुए, लाइब्रेरी की आवश्यकता होगी। मैंने भी प्रयास किए हैं काफी। आगामी भी इस क्रम को जारी रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाएंगे। और मैं हमारे अध्यक्ष जी ने, पूरी कमेटी ने एक डिमांड की है कि हॉल व शेड निर्माण की अभिशंसा करें। तो मैं इसी बजट के अंदर जो अभी आएगा मई में, इसी बजट में हम अनुशंसा करके भिजवा देंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन विधायक मोदी जी का। और आपने मुझे समय दिया, सम्मान दिया। इसी तरीके से हमारे युवा साथी गेम्स की तरफ भी जाए, थोड़ा गेम्स में थोड़ा कम है। और शिक्षा का जो स्तर है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। 10वीं 12वीं में मैंने बहुत सी जगह कल भी परसों से प्रोग्राम अटेंड किए। 10वीं 12वीं में एक प्राइमरी है, आपका प्राइमरी सेक्शन ही मानो आप, 90% प्लस आते हैं और आते हैं। प्राइवेट स्कूलों की स्थिति भी थोड़ी खतरनाक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो आपके बच्चों को नंबर एक्स्ट्रा देते हैं। उसमें भी आपको गौर करने की आवश्यकता है। आप भ्रम में रहते हो, बच्चा कहता है कि 90% प्लस आ गए और आ गए। मैं किसी स्कूल की बुराई नहीं करना चाहता, मैंने बहुत से स्कूल ऐसे देखे हैं। कई डायरेक्टर मेरे पास जयपुर मिले थे,
तो मैंने कहा कि वो डायरेक्टर, एक मिनट महावीर जी, डायरेक्टर साहब बैठे थे अरविंद जी, तो मैंने कहा कि आपका क्या गेम चलता है। वो कहते कि 30 बच्चे ऐसे हैं जो 90+ ऑलरेडी ले जाने वाले हैं, कुछ हैं जो 70 से और 90 के बीच में ले जाने वाले हैं, कुछ 60 और 70 के बीच में, कुछ 50 से आएंगे। तो हमें 20-25 नंबर का रट्टा ऐसा लगवाते हैं कि वो व्यक्ति जो 70 वाला है वो 90 पे आ जाता है, 90 वाला 95 पे आ जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो जीवन के अंदर जाता है तो उसको कुछ नहीं आता। इस रट्टा प्रवृत्ति से भी निकलने की आवश्यकता है। दिमाग को खुला रखो। जो 10वीं में 50% लेके आए वो भी बहुत से IAS बैठे हैं, RS बैठे हैं, इसलिए 90% वाले चक्कर में मत पड़ो। अपने दिमाग के आवरण को खुला रखो। और कई अंगूठा छाप भी हैं हमारे जैसे जो IAS के ऊपर भी कानून बना के देते हैं। इसलिए कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाओ आप, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि हमारे नंबर कम आ गए, डिमोरलाइज हो जाते हैं। इससे डिमोरलाइज होने की आवश्यकता है नहीं। आप संघर्ष करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि बहुत सी जगह आप अपने माँ बाप के नाम रोशन करने के लिए, अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए बहुत सी बंदिशों में भी रहना पड़ता है बहुत से युवा साथियों को। इसलिए अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ें, पीढ़ियों का नाम रोशन करें। आज जो रैली है उसमें मेरा विशेष रूप से युवा साथियों से निवेदन रहेगा कि आराम से, सब अपने लोग हैं, आराम से जाएं। बहुत से लोग बाइक पर भी होंगे, थोड़ा बचाव भी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर विधायक महोदय विनोद जी गोटवाल जी का। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन से पार्षद राजाराम जी कीचड़ पधार चुके हैं। आप सभी मानवों से अनुमोदन है कि बाबा साहब के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। बरवीर जी सिद्धू हमारे बीच पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम इकाई 37 NDR 40 NDR कृष्ण जी बारुड़िया ने ग्राम पंचायत में डोर टू संपर्क किया, इसके लिए बहुत बहुत जोरदार ताली से अभिनंदन इनका। और इसके अलावा गणेश लीला एवं टीम हर वर्ष की बातें सभी पहुंचे हुए महानुभावों का बाबा साहब की 135वीं जयंती पे आप सभी का बहुत बहुत आभार और हार्दिक अभिनंदन। कुछ ही समय के पश्चात आप सभी के सामने चाहूंगा सभी पहुंचे हुए अतिथि गणों से कि आप सभी जो है इस जन चेतना रैली को झंडी दिखा करके रवाना करें, क्योंकि काफी समय ऑलरेडी